फोर कोर दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए कोई अमेजिंग पार्ट लेके, अमेजिंग चैप्टर लेके, रिएक्ट जेएस डेवलपमेंट यानी कि जो हमारा रिएक्ट जेएस चल रहा है उसी का ये पार्ट है, उसी का ये चैप्टर है दोस्तों। सबसे पहले कमांड को ओपन कर लीजिए और एक नया प्रोजेक्ट बनाइए। तो डेस्कटॉप पे बनाना है, इसलिए सीडी डेस्कटॉप इस से लिखेंगे सबसे पहले, ताकि डेस्कटॉप का लोकेशन एक्सेस हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप, है ना, क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप। उसके बाद अपने एप्लीकेशन का नाम देना है। तो मैंने यहाँ पर एसपीए अपनी एप्लीकेशन का नाम रखा एसपीए। एसपीए का मतलब हो गया सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। इसी नाम से आपको एंटर प्रेस करना है। तो ये एसपीए का जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा टाइम लेगा, है ना। तो आपको पेशेंस रखना है। जब आप इंटर कर देते हो तो थोड़ा टाइम लेता है ये, जब नया फ्रेश प्रोजेक्ट बनाते हैं तो थोड़ा ये टाइम लेता है, इसलिए आपको पेशेंस रखना है जब तक ये पूरा बन ना जाए, ठीक है। पेशेंस रखिए, बन रहा है यहाँ पर। ये देखिए जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर इस तरह से डेस्कटॉप का लोकेशन आ जाएगा और डेस्कटॉप पे आपके यानी कि जो डेस्कटॉप है उस पे एसपीए के नाम से एप्लीकेशन इस तरह से बना के ये रख देगा, ठीक है। तो आज ये जरा फिर से सीएमडी में, और सबसे पहले तो क्लियर स्क्रीन कर लीजिए सीएलएस। उसके बाद आपको डिफाइन करना है सीडी एसपीए, यानी कि जो अपने एप्लीकेशन बनाया सीडी एसपीए इसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपको एनपीएम स्टार्ट डिफाइन करना है, एनपीएम स्टार्ट इस तरीके से। तो ये ब्राउजर में रन हो जाएगा, है ना। तो थोड़ी देर में ये ब्राउजर में रन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ब्राउजर में ये रन हो जाएगा। एनपीएम स्टार्ट मैंने लिख दिया है, देखिए, है ना। ये ब्राउजर में रन हो रहा है। ये देखिए ब्राउजर में जब रन हो जाए तो कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन आपको दिखता है। अभी लोड हो रहा है, ये देखिए ना। जब लोड हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसा एप्लीकेशन दिखेगा, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम आप क्रिएट एप्लीकेशन यानी कि जो है फर्स्ट टाइम नया एप्लीकेशन बनाते हैं तो कुछ रिएक्ट आपको कुछ डिफॉल्ट कंपोनेंट और मॉड्यूल देता है ना। तो जो कंपोनेंट है अभी ऐप डॉट जेएस उसी के अंदर ये डिजाइन है, ठीक है। अभी उसमें जाके चेंजेस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को समझना होगा आपको। आज ये जरा अपने वीएस कोड में और उसको ब्राउज कर लीजिए जरा, जो फोल्डर है आपका एसपीए वाला उसको हम ब्राउज कर लेंगे। तो ये रहा हमारा एसपीए फोल्डर, इस पे मैंने क्लिक किया इस तरीके से और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपको भी सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। तो डिफॉल्ट आपको डिफॉल्ट तरीके से क्या मिलता है, इसमें नोड मॉड्यूल फोल्डर मिलेगा, ठीक है। तो फ्यूचर में जब भी मैं प्रोजेक्ट वगैरह अगर भेजूं उसमें नोड मॉड्यूल फोल्डर ना रहे तो आपको उसको इंस्टॉल करना होगा, बस एनपीएम इंस्टॉल लिखेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो जो नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर जितने भी मॉड्यूल या लाइब्रेरी यूज होंगी या कुछ भी यूज हुआ होगा तो वो पैकेज डॉट जेएसएन को देख करके इंस्टॉल कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक नाम से फोल्डर मिलता है। पब्लिक के अंदर सारी चीजें होती हैं, पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। और एसआरसी के नाम से जो फोल्डर, इसी में आपको काम करना होता है कोडिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो फिलहाल जो कंपोनेंट आपको मिला यानी कि जो डिफॉल्ट कंपोनेंट आपको मिला वो ऐप डॉट जेएस मिला, यानी कि ऐप डॉट जेएस क्या है, एक कंपोनेंट है। इसमें एक और फाइल है इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से। इंडेक्स डॉट जेएस क्या है, एक मॉड्यूल का फाइल है, ठीक है। मॉड्यूल का फाइल क्यों है, क्योंकि इसमें हम जो है ऐप डॉट जेएस को यानी कि जितना भी डिजाइन का कंटेंट होता है उसको इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे जो आपका ऐप, ये देखिए यहाँ पर इंपोर्टेड है ना ऐप, तो ऐप को एक्सपोर्ट किया गया है। ऐप डॉट जेएस में जाइए, ये देखिए ना, यहाँ पर ऐप के नाम से एक फंक्शन है, इसी को यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक है। जब ये एक्सपोर्ट हो जाता है तो एक्सपोर्ट होने के बाद ये इंपोर्ट किया जाता है कहाँ पर, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। यहाँ पर इंपोर्ट किया गया और यहाँ पर लोड किया गया इसको। अगर ये चीज आप हटा देंगे यानी कि ये जो इसके अंदर लिखा गया, तो आपको ये जो डिजाइन यहाँ पर दिख रहा था वो नहीं दिखेगा, ये दिखे नहीं दिखेगा, ठीक है। ये चीज लगाने के बाद ही आपको वहां पर डिजाइन दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है जितना भी आप डिजाइनिंग से रिलेटेड काम देखते हैं वो सब ये इंडेक्स डॉट जेएस ही लोड करता है। यानी कि जो मॉड्यूल है हमारा इंडेक्स डॉट जेएस, ये मॉड्यूल है हमारा, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट जेएस मॉड्यूल है और ऐप डॉट जेएस क्या है, वो एक कंपोनेंट है। तो कोई भी जो है कंपोनेंट किसी ना किसी मॉड्यूल के अंदर ही ओपन होगा, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट जेएस एक मॉड्यूल है, भी डिफॉल्ट है, इसी के अंदर हम जो है ला के लोड करेंगे चीजों को। लेकिन आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, इंडेक्स डॉट जेएस ही रहने देंगे इसको। अच्छा, ये जो इंडेक्स डॉट जेएस है ये कहाँ प्रेजेंट करना है चीजों को, तो सारी चीजें एचटीएमएल के फॉर्मेट में ही प्रेजेंट होती है। देखिए जरा यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट, ठीक है। यानी कि जो रूट आईडी है इसी के अंदर सारी चीजों को क्रिएट करके रखा जाता है। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर रेंडर किया गया सारी चीजों को, रूट डॉट रेंडर इस तरीके से, है ना। तो ये जो आपका रूट आईडी है ये कहाँ है, ये जो रूट आईडी आपको मिलेगा ये पब्लिक के अंदर एक फाइल होगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम से, इसी के अंदर रूट आईडी होगी कहीं ना कहीं। ये देखिए ना एक डिव होगा, ये रहा डिव, है ना, इसके अंदर जो है रूट आईडी दी गई है। तो ये आईडी भी आपको नहीं चेंज करना है। आप अभी फिलहाल के लिए अगर चाहें तो चेंज करके देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर आईडी चेंज कर दिया तो ये जो आपका कंपोनेंट लोड हो रहा है ये नहीं लोड होगा, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर कुछ और कर दिया, मैंने माई ऐप कर दिया इस तरीके से। तो देखिए अब क्या होगा, आपका जो कंपोनेंट है वो रेंडर नहीं होगा क्योंकि आपने आईडी चेंज कर दिया। तो अगर आपने यहाँ पर आईडी चेंज कर दिया है तो आपको इंडेक्स डॉट जेएस में ये वाला आईडी भी चेंज करना होगा इस तरीके से। तो मैंने माई ऐप यहाँ पर भी कर दिया, तो अब वो लोड हो जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पर लोड हो गया, ठीक है। तो आपको आईडी वगैरह से छेड़खानी नहीं करना, जो पहले था वही रहने दीजिए। यहाँ पर भी रूट रहने देंगे और यहाँ पर भी रूट रहने देंगे, आपको चेंज ही नहीं करना है। मैंने भले ही चेंज करके आपको दिखाया, लेकिन आपको चेंज नहीं करना है इन चीजों को, ठीक है। डिफॉल्ट तरीका जो है उसी को रहने देंगे, नहीं तो बाद में हो सकता है दिक्कत ना हो जाए कहीं। ये हो गया, ठीक है। अभी हमें काम करना है तो नया फ्रेश कंपोनेंट बनाना है।
तो जिस तरीके से मैं स्ट्रक्चरिंग करवाऊंगा, जिस तरीके से मैं फोल्डर स्ट्रक्चर बनवाऊंगा, उसी तरीके से आपको काम करना है। अभी फिलहाल फिलहाल अभी आप शुरुआती दौर में बिगिनर हैं, तो आपको मुझे ही फॉलो करना है, ठीक है। अपने वीएस कोड में आ जाइए, ये जो एसआरसी फोल्डर इसके अंदर आ जाएंगे, यानी कि पब्लिक को मिनिमाइज कर दिए, एसआरसी पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से एक फोल्डर बनाएंगे सबसे पहले इसके अंदर कंपोनेंट के नाम से, यानी कि कंपोनेंट के नाम से इस तरीके से एक फोल्डर बना लेंगे कंपोनेंट। देखिए अब इस कंपोनेंट के अंदर हम सारे कंपोनेंट बनाएंगे, जितना भी हमारा नया कंपोनेंट, जैसे नेप बार हो गया, फूटर हो गया, है ना, हेडर हो गया, जो भी ये बनाना है इसके अंदर बनाएंगे कंपोनेंट के अंदर। तो कंपोनेंट पे क्लिक करिए, सबसे पहले एक फोल्डर बनाइए जरा नेप बार के नाम से। उसके बाद कंपोनेंट पे ही एक और फोल्डर बनाएंगे फूटर के नाम से। तो मैंने फूटर का एफ कैपिटल रखा, आप चाहें तो स्मॉल भी रख सकते हैं, फोल्डर का नाम स्मॉल या कैपिटल रख सकते हैं, उससे कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन जो कंपोनेंट का नाम होगा, जो जेएस एक्सटेंशन में आप लिखते हैं ना, नेपबार डॉट जेएस, तो उसका जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है। जैसे नेपबार के अंदर आइए जरा, एक और फाइल बनाइए, नेपबार के अंदर फाइल बनाना है अब आपको नेपबार डॉट जेएस के नाम से। तो नेपबार डॉट जेएस, जेएस एक्सटेंशन में भी हम काम करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जेएस में आपको काम करना है। तो मैंने नेपबार डॉट जेएस यहाँ पर डिफाइन किया, इस तरीके से ये बन जाएगा। ये देखिए बन गया। उसके बाद अभी आपको नेपबार फोल्डर के अंदर एक और फाइल बना लेना चाहिए नेपबार डॉट सीएसएस के नाम से, क्योंकि हमें सीएसएस पे भी काम करना है, ठीक है। ये देखिए मैंने बना लिया, नेपबार डॉट जेएस और नेपबार डॉट सीएसएस मैंने बना लिया, ठीक है। अभी फूटर के अंदर काम करेंगे, पहले तो नेपबार को बनाइए। तो यहाँ पर जो डिजाइन दिख रहा है बाय डिफॉल्ट, अभी इसको बंद कर दीजिए। तो ये डिजाइन कैसे रुकेगा, इंडेक्स डॉट जेएस में जाइए, ये जो इंडेक्स डॉट जेएस इसके अंदर जाएंगे, और ये जो ऐप का कंपोनेंट यूज हो रहा है बस इसको हटा दीजिए यहाँ से। तो अब जो डिजाइन दिख रहा था वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, ये दिखे ना। अभी हमें नेपबार पे काम करना है, तो आइए जरा नेपबार डॉट जेएस के अंदर, ये रहा आपका नेपबार डॉट जेएस, इसके अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक फंक्शन बनाना होता है, कॉन्स्टेंट बनाइए जरा। तो आप एरो फंक्शन का डिफिनेशन कर सकते हैं, या आप चाहें तो फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफिनेशन कर दें, कोई इशू नहीं होगा। नेपबार के नाम से ही जरा बनाइए इस तरीके से, और यहाँ पर हम कॉल बैक देंगे इसको, यानी कि एरो फंक्शन का मैंने डिफिनेशन किया, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। क्या एक्सपोर्ट कर देंगे हम, नेप बार को। तो जो नेप बार उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो नेप बार एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का यूज करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इसका यूज करिए, और नेप बार को एक्सपोर्ट कर दिए, ठीक है। इस से लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेप बार। उसके बाद आपको इसके अंदर काम करना है। तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट बनाते हैं हम डिजाइन के नाम से, इस तरीके से, और डिजाइन के अंदर ही सारा डिजाइन रखते हैं यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। लेकिन डिजाइन को भी आपको रिटर्न करना होता है इससे बाहर, तो रिटर्न कीवर्ड का यहाँ पर यूज करेंगे और डिजाइन को इस तरीके से रिटर्न कर देंगे। तो यही सिंटेक्स है, आपको इसको याद कर लेना है, या जो है आप समझिए कि इसको बिल्कुल जो है प्रैक्टिस कर करके बिल्कुल माहिर हो जाना है इन चीजों में। यही सिंटेक्स होगा सभी के लिए, चाहे इसके अंदर 100 लाइन का कोड हो डिजाइन के अंदर, चाहे 50 लाइन का कोड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अभी हमें फिलहाल यूएल बनाना है इस तरीके से। इस तरीके से मैंने यूएल लिया इस तरीके से, और यहाँ पर एक एलआई ले लेता हूँ इसके अंदर। तो एलआई भी मैंने ले लिया इस तरीके से। उसके बाद इसके अंदर मैं एक एंकर टैग भी ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। एंड एंकर टैग में एचआरईएफ का वैल्यू मैं हैश डिफाइन कर देता हूँ फिलहाल, और यहाँ पर मैं होम लिख देता हूँ। मैंने होम लिखा, इसी एलआई को जरा कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर पेस्ट करेंगे, फिर से पेस्ट करिए, फिर से पेस्ट करिए, और फिर से पेस्ट कर दीजिए। होम के बाद अबाउट लिखिए इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर लिखिए जरा सर्विसेज, तो मैंने इस तरीके से लिखा सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज मैंने इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद मैंने टीम लिखा, टीम्स या टीम जो भी लिखना है आपको, टीम्स लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है इमेजेस, ठीक है, इमेजेस। और एक और बना लीजिए जरा गैलरी के नाम से, मैंने कॉपी किया इसको कंट्रोल सी करके, कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैंने गैलरी गैलरी इसके नाम से बना लिया। तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया बस, यानी कि जो नेपबार उसको एक्सपोर्ट किया, लेकिन अभी तक आपने इंपोर्ट नहीं किया इसको, ना ही यूज किया कहीं पर। तो आइए जरा मॉड्यूल वाले फाइल के अंदर, ये रहा आपका इंडेक्स डॉट जेएस, इसके अंदर ही आपको इसका यूज करना है। तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो जहां पर आपका ऐप इंपोर्ट हो रहा था उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर इंपोर्ट डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और जो नेप बार उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो नेप बार को हमने इंपोर्ट किया। अच्छा, इस तरीके से अगर आपको हिंट नहीं मिलेगा लोकेशन का, तो आप कैसे डालेंगे, इस तरीके से रूट डायरेक्टरी को लोकेट करेंगे। उसके बाद जो कंपोनेंट है उसके अंदर जाएंगे, उसके बाद कंपोनेंट के अंदर से नेप बार, और नेप बार के अंदर से जो आपका नेप बार डॉट जेएस है उसको इस तरीके से लिंक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेप बार आ जाएगा। अभी भी यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा जब तक आप यहाँ पर इसका कंपोनेंट यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको इसका कंपोनेंट यूज करना है। तो बस नेप बार के नाम से यहाँ पर कंपोनेंट यूज कर लीजिए, जिस तरीके से आपने बनाया ये, है ना, इसी का कंपोनेंट आपको यहाँ पर यूज करना है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको नेप बार का कोड यहाँ पर दिख जाएगा, ये देखिए दिख गया। सबसे पहले इसके डिजाइन पे काम करेंगे, फिर हम आगे काम करेंगे। तो आइए जरा नेपबार डॉट सीएसएस आपने बनाया था, ये रहा आपका नेपबार डॉट सीएसएस। इसके अंदर एस्ट्रिक को सिलेक्ट करिए, और P0 इस तरीके से डिफाइन करिए, और M0 डिफाइन करिए, यानी कि पैडिंग 0, मार्जिन 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ये डिफाइन कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यूएल को सिलेक्ट करना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको विद डिफाइन करना है इसमें 100%, विद 100%। और इसमें जो है पैडिंग देना है आपको 13 पिक्सल, मैंने दिया इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर डिफाइन करना है बैकग्राउंड कलर, अभी मत दीजिए बैकग्राउंड कलर, बॉक्स शेडो का यूज करिए जरा। तो बॉक्स शेडो मैंने दिया 0 पिक्सल और 5 पिक्सल मैंने इस तरीके से दे दिया। शार्प CCC ये वाला कलर मैंने दे दिया। रिलोड करके जब आप टेस्टिंग करेंगे तो देखिए
अच्छा, यहाँ पर अभी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि आपने जो सीएसएस का फाइल है उसको लिंक नहीं किया। कहाँ नहीं लिंक किया भाई? netbar.js के अंदर, यानी कि जो सीएसएस का ये वाला फाइल है इसको आपने netbar.js के अंदर लिंक नहीं किया। तो लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो netbar वाला मतलब कांस्टेंट है, इसके ऊपर आपको इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना है इस तरीके से, और जहां पर आपका netbar.js है वहीं पर है आपका netbar.css। इस तरीके से लिख देंगे netbar.css, ठीक है। यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए ये हमारा डिजाइन हो गया, इसमें शेडो आ गया, लेकिन यह है इसका डिस्प्ले फ्लेक्स होना चाहिए और ये थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। तो आज ये जरा यहाँ पर यूएल के अंदर यहाँ पर जो आपने डिजाइन किया था इसका डिस्प्ले जो है क्या करिए, फ्लेक्स कर दिए। डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने डिफाइन किया इस तरीके से। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होगा, ये इस तरीके से दिखेगा, लेकिन इसके बीच में हमें बराबर गैप चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट एक्चुअल गैप चाहिए। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद आपको डिफाइन करना है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। स्पेस इवनली जब आप डिफाइन करेंगे तो बिल्कुल बराबर, बिल्कुल परफेक्ट गैप आएगा सभी के बीच में, है ना, इस तरीके से गैप आया, ठीक है। अब आपको इसके बाद जो है लिस्ट पे काम करना है, यानी कि जो एलआई है बुलेट्स वगैरह रिमूव करना है। तो एलआई पे आ जाइए जरा। तो यूएल के अंदर से, यानी कि जो यूएल है उसके अंदर से एलआई सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और लिस्ट स्टाइल इसका क्या कर देंगे हम, नन कर देंगे। तो लिस्ट स्टाइल आप क्या कर दिए, नन कर दिए, तो ये नहीं दिखेगा। आप एंकर टैग पे काम करेंगे हम। तो ये रहा आपका एंकर टैग, यूएल के अंदर से एलआई और एलआई के अंदर से एंकर टैग। कॉपी करिए जरा इस तरीके से। मैंने यहाँ पर एंकर टैग को इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ इसका कलर। सबसे पहले कलर मैंने व्हाइट डिफाइन किया, और इसमें जो है टेक्स्ट डेकोरेशन आपको क्या कर देना है, नन कर देना है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। फ़ॉन्ट साइज डिफाइन कर दिए, तो मैंने फ़ॉन्ट साइज डिफाइन कर दिया 21 पिक्सल, इस तरीके से। उसके बाद जो है मैं फ़ॉन्ट फैमिली भी डिफाइन कर देता हूँ, तो फ़ॉन्ट फैमिली का यूज करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ वरदाना, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, मैंने वरदाना लिखा। अभी टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको ये नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर है कंटेंट पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि नेबार का जो कलर, बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट है। तो आज ये जरा नेबार में, ये जो नेबार है आपका, यानी कि जो यूएल है आपका, उसके अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर का यूज करना है इस तरीके से, और शार्प 000, यानी कि इसका कलर जो है अभी फिलहाल आपको ब्लैक रखना है। तो 0 0 दे देंगे तो ये ब्लैक कलर में आ जाएगा, इस तरीके से डिजाइन हो गया। अभी हमें इस पे होवर करने पे कुछ काम करना है। तो आइए जरा, ये जो एलआई है इस पे होवर करने पे काम करना है। कॉपी के जरा कंट्रोल सी करके, कंट्रोल भी करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और इस पे होवर डिफाइन करेंगे। तो होवर करने पे होगा क्या, यानी कि होवर डिफाइन करेंगे, और बैकग्राउंड कलर इसका क्या कर देंगे हम, बैकग्राउंड कलर इसका व्हाइट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अभी जब होवर होगा इस पे तो देखिए बैकग्राउंड कलर व्हाइट होगा, जिसकी वजह से टेक्स्ट हमारा सही से दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर पैडिंग भी दे दीजिए, जो एलआई है इसके ऊपर वाला, इसके अंदर पैडिंग दीजिए सबसे पहले थोड़ा। तो पैडिंग मैंने, सॉरी, पैडिंग में डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से 13 पिक्सल, 13 पिक्सल दे दूंगा। और इसमें जो है विद आपको देना है, विद, विद का वैल्यू डिफाइन करिए, फिट हाइपर कंटेंट, ये डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अभी रिलोड करके जब आप टेस्टिंग है थोड़ा बड़ा दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। रेडियस भी होना चाहिए इसके अंदर, तो बॉर्डर रेडियस का यूज करिए इसके अंदर, बॉर्डर रेडियस ये डिफाइन कर दीजिए, और 5 पिक्सल मैंने रेडियस डिफाइन कर दिया। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, इसके अंदर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करना है, ट्रांजिशन, और यहाँ पर ट्रांजिशन देना 0.5 ईज इन आउट, ये डिफाइन करना आपको, ठीक है। अभी आप टेस्टिंग करेंगे जब आप, तो इस पे जब कर्सर लेके जाएंगे थोड़ा स्मूथ आएगा ये, है ना, इस तरीके से। लेकिन इसके अंदर का जो कलर है वो ब्लैक होना चाहिए इस पे ओवर होने के बाद। तो कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर कंट्रोल भी करेंगे, और यहाँ पर एंकर टेक को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और इसका जो कलर है वो आप ब्लैक कर दिए, तो शार्प 0 0 0 ये कर दीजिए जरा। अभी टेस्टिंग करेंगे जब आप, तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट डिजाइन होगा ये, है ना, इस तरीके से इसका कलर आया, इसका कलर आएगा, फिर इसका कलर बिल्कुल सही चल रहा है अभी ये, ठीक है। तो अभी हमें क्या काम करना है, ये हमने नैप बार बनाया, अब हमें फूटर पे काम करना है। तो फूटर पे काम करने के लिए आपको फूटर डॉट जेएस में जाना होगा। अभी तक हमने बनाया नहीं फूटर डॉट जेएस को, इसको कट कर दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए। अब फूटर का फाइल बनाइए जरा यहाँ पर। तो ये रहा फूटर वाला कंपोनेंट। देखिए नेपबार से रिलेटेड जो काम था वो हमने नेपबार के अंदर रखा, और भी अगर नेपबार से रिलेटेड फाइल बनेगी तो हम नेपबार के अंदर ही रखेंगे। अब फूटर से रिलेटेड काम करना है, इसलिए फूटर के अंदर आइए, ये जो फूटर वाला फोल्डर इसके अंदर आएंगे, और यहाँ पर फूटर डॉट जेएस को सबसे पहले बना देंगे। तो फूटर डॉट जेएस इस तरीके से मैंने बनाया। और फूटर डॉट जेएस के अंदर अभी जरा बना लीजिए फूटर डॉट सीएसएस को। तो मैंने यहाँ पर फूटर डॉट सीएसएस इसको भी बना लिया इस तरीके से, ठीक है। फूटर डॉट जेएस में काम करना है, तो सबसे पहले एक काम करिए जरा, ये जो फूटर डॉट सीएसएस इसी को इंपोर्ट कर लीजिए, या आप डिजाइन वगैरह बना लीजिए फिर इंपोर्ट करिए, कोई इशू नहीं। तो एक कॉस्ट्यूम बनाइए जरा फूटर के नाम से। तो सोचना नहीं है, जिस नाम से आपका कंपोनेंट का फाइल है उसी नाम से फूटर यानी कि फंक्शन का फंक्शन नेम देना है, ठीक है। मैंने बनाया। सबसे पहले काम इसको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम फूटर को एक्सपोर्ट कर देंगे। टर्मिनेट करिए जरा यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर एक कॉस्ट्यूम बनाना है जरा डिजाइन के नाम से, तो डिजाइन के नाम से ही इस तरीके से बना लीजिए, और यहाँ पर आपको इसको भी रिटर्न कर देना है। तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे, और यहाँ पर डिजाइन को इस तरीके से रिटर्न कर देंगे। टर्मिनेट करिए। अब यहाँ पर आपको काम करना है इसके अंदर। तो अभी फिलहाल हमें फूटर के नाम से एक एलिमेंट बनाना है, इस तरीके से HTML एलिमेंट होता है फूटर, इस तरीके से उसको बना लीजिए।
ठीक है। इसी फूटर को सिलेक्ट करके काम करना है कहाँ पर, फूटर डॉट सीएसएस में, लेकिन सबसे पहले फूटर डॉट सीएसएस को इसके ऊपर यहाँ पर लिंक कर दीजिए। तो इंपोर्ट का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे इस तरीके से फूटर डॉट सीएसएस। तो फूटर डॉट सीएसएस इससे लिख दीजिए। अब आ जाइए जरा यहाँ पर फूटर को सिलेक्ट कर लेंगे, फूटर यानी कि जो फूटर वाला एलिमेंट है इस तरीके से, इसमें बैकग्राउंड कलर आपको सबसे पहले विड्थ दे दीजिए जरा। तो विड्थ मैंने 100% रखा है इस तरीके से, और हाइट का मैंने वैल्यू यूज किया 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर यूज कर लेता हूँ इस तरीके से ब्लैक, यानी कि बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक यूज किया। तो अभी यहाँ पर नहीं दिखेगा, अभी आप तो आपको यहाँ पर लोड होता है नहीं दिखेगा ये जो फूटर आपने बनाया। कब दिखेगा, जब आप इसका कंपोनेंट यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे, मॉड्यूल के अंदर, यानी कि जो इंडेक्स डॉट जेएस मॉड्यूल है आपको इसके अंदर यूज करना है। तो आइए जरा इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट कीवर्ड का यहाँ पर डिफाइन करें इस तरीके से, और क्या इंपोर्ट करना है, फूटर। तो फूटर के देखिए इस तरीके से अगर आपको हिंट मिलता है, जैसे मैंने फूटर लिखा है इस तरीके से, तो हमें यहाँ पर देखिए हिंट मिल रहा है कि कंपोनेंट के अंदर से फूटर और फूटर के अंदर से फूटर डॉट जेएस। इंटर प्रेस करेंगे तो ये लोकेशन आ जाएगा। लेकिन अगर आपके केस में नहीं आता है, सपोज करो आपको लिखना पड़ा इस तरीके से, कंट्रोल एक्स करिए, तो आपने इंपोर्ट किया फूटर को, उसके बाद फ्रॉम कीवर्ड का इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको इस तरीके से डिफाइन करना है कि कंपोनेंट के अंदर से, यानी कि जो कंपोनेंट वाला फोल्डर उसके अंदर से फूटर, और फूटर के अंदर से फूटर डॉट जेएस, इसको यहाँ पर लिंक कर देंगे, ठीक। तो आपको देख के लिखना है अगर आपको हिंट नहीं मिलता है तो, ठीक है। और जिस तरीके से आपने कैपिटल में लिखा होगा तो कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में लिखा होगा तो स्मॉल में लिखेंगे, लेकिन जो कंपोनेंट का फाइल होगा उसमें कैपिटल लेटर फर्स्ट जरूरी है, यानी कि फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होना जरूरी है, ठीक है। अब इसके नीचे आपको फूटर का यूज करना है। तो अभी भी आपका इंपोर्ट करने से नहीं दिखेगा जब तक आप इसका कंपोनेंट यूज नहीं करेंगे। तो इसके नेम बार के नीचे आप फूटर वाले कंपोनेंट को यहाँ पर यूज कर लीजिए इस तरीके से। तो जो फूटर वाला कंपोनेंट है मैं इसको यहाँ पर क्लोज किया, तो अब इसके नीचे वो दिख जाएगा, ये देखिए ना दिख गया, ठीक है। अब इसके बीच में जो आपका ऐप डॉट जेएस था उसका कंपोनेंट लोड करना है। तो बीच में लोड करना है, आपका ऑलरेडी यहाँ पर इंपोर्टेड है, इसके बीच में यहाँ पर आइए, बस ऐप का यूज तरीके से यूज कर लीजिए, ठीक है। तो अब इसके बीच में वो जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर आपको लोड होता हुआ दिख जाएगा, ये देखिए लोड हो गया। अभी हमें ये डिजाइन नहीं चाहिए, ये जो डिफॉल्ट डिजाइन आया था ये नहीं चाहिए हमें। हमें क्या करना है, इसको हटा देना है। तो इसको हटाने के लिए ऐप डॉट जेएस इसको कट कर दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए, ऐप डॉट जेएस को ओपन करिए जरा। तो ये रहा आपका ऐप डॉट जेएस, इसको ओपन कर लेंगे, और यहाँ से सारा कोड जो है इसको हटा देंगे, कंट्रोल ए करके इसको हटा दीजिए, सारा कोड हट जाएगा इस तरीके से। देखेंगे यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखेगा, एरर आएगा, क्योंकि जो है आपने इसको इंपोर्ट करके यूज कर रखा है, इसकी वजह से एरर आएगा, ठीक है। तो अभी आप एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से ऐप के नाम से, है ना, इसको मैंने ऐप के नाम से कॉन्स्टेंट बनाया, और यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सपोर्ट कर देना है इस चीज को। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इसे डिफाइन करेंगे, और ऐप को हम एक्सपोर्ट कर देंगे। मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, टर्मिनेट यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद आपको कॉन्स्टेंट बनाना है जरा डिजाइन के नाम से, तो मैं डिजाइन के नाम से इस कॉन्स्टेंट बना लेता हूँ। और इसको भी आपको क्या कर देना है, सबसे पहले इसको रिटर्न कर देना है। तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे, और यहाँ पर डिजाइन को इस तरीके से रिटर्न कर देंगे। अब आपको इसके अंदर काम करना है डिजाइन से रिलेटेड। तो सबसे पहले एक डिव बना लीजिए जरा, तो मैंने डिव इस लिया, और इसके अंदर मैं क्लास देने वाला हूँ पेज के नाम से। तो पेज नाम से मैंने यहाँ पर क्लास दे दिया। उसके बाद इसके अंदर एक और डिव बनाएंगे आप, इसमें जो है डिव इस लीजिए, और इसको जो है इसमें क्लास दीजिए जरा। क्लास मैंने दे दिया कंटेनर के नाम से, तो मैंने कंटेनर के नाम से यहाँ पर दे दिया क्लास, ठीक है, इस तरीके से। अभी भी आप यहाँ पर रिलोड करें तो देखिए इसके बीच में कुछ नहीं दिखेगा। तो अभी हमें हाइट वगैरह डिफाइन करना है जो आपका पेज है उसका। तो ये जो पेज है इसको सिलेक्ट करिए, इसके लिए सीएसएस फाइल बना होगा ऑलरेडी, ऐप डॉट सीएसएस। तो ये रहा आपका ऐप डॉट सीएसएस, इसको ओपन कर लेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर ऐप डॉट जेएस के अंदर इम्पोर्टेड नहीं है वो, तो इम्पोर्ट करके रख लेंगे। यहाँ पर ऐप के अंदर इम्पोर्ट डिफाइन करिए इस तरीके से, और यहाँ पर जो ऐप डॉट सीएसएस उसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लीजिए। तो ऐप डॉट सीएसएस इस तरीके डिफाइन करेंगे, ये इम्पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये लिंक हो गया ऐप डॉट सीएसएस। अब इसके अंदर कुछ भी काम करिए तो डिफॉल्ट जो कोड दिखेगा उसको कंट्रोल ए करके पूरा हटा देना इस तरीके से, ठीक है, पूरा कंट्रोल ए करके हटा देंगे। उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है डॉट पेज को, यानी कि जो पेज है उसको सिलेक्ट करिए। इसमें विद देना आपको, विद 100% दे दीजिए इस तरीके से, और हाइट का यूज करिए जरा। हाइट मैंने डिफाइन कर दिया 450 पिक्सल। तो अभी और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर का भी यूज कर लेंगे। तो बैकग्राउंड कलर मैंने इस तरीके से डिफाइन किया व्हाइट, ठीक है। अभी आप टेस्टिंग करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखिए ये बैकग्राउंड कलर जो व्हाइट दिख रहा है ना, यही वाला है आपका वो जो ऐप का मॉड्यूल है वो, ठीक है। ऐप का जो कंपोनेंट है वो यही है, इसके अंदर लोड हो रहा है। अब इसके अंदर जो कंटेनर आपने बनाया था उसको जरा सेलेक्ट करिए, तो डॉट पेज, और पेज के अंदर से डॉट कंटेनर, इसको सेलेक्ट कर लीजिए जरा। तो पेज के अंदर से मैंने इस तरीके से कंटेनर को सिलेक्ट कर लिया, और इसमें विद दे देता हूं मैं 80%। विद मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से 80%, ठीक है। और सॉरी 80% डिफाइन करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आपको हाइट देना है, तो हाइट आपको 100% देना है इस तरीके से, और बैकग्राउंड कलर का यूज करना है इस तरीके से, और इसमें डिफाइन कर देना। अभी फिलहाल मैं ब्लैक दे रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं इसको हटाऊंगा। ब्लैक देके दिखा देता हूँ आपको कि कहाँ से कहाँ तक भी बनेगा। ये देखिए ना, यहाँ से लेकर यहाँ बना। ये कलर नहीं चाहिए हमें, रेड दीजिए जरा। रेड भी नहीं चाहिए, बस देखने के लिए है। तो ये देखिए जहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक बना, 80% भी है, इसके वजह से इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है। तो सेंटर में रखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो आपका पेज वाला कंटेंट इसमें आ जाइए, और इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दीजिए।
डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। उसके बाद जो है जस्टिफाई का यूज करेंगे, अलाइन आइटम का नहीं यूज करेंगे, जस्टिफाई का आप यहाँ पर सेंटर डिफाइन कर दिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, दोनों साइड से बराबर बराबर गैप आ जाएगा। अब इसी के अंदर हमें काम करना है। तो इसका कलर हमें रेड नहीं रखना है, इसका कलर आप ये वाला दीजिए जरा, हैश F5 है ना, ये वाला कलर दे देंगे। तो हैश F5 F5 ये कलर दे दीजिए। तो ये थोड़ा सा हल्का लाइट कलर आएगा, ये देखिए ना, इस तरीके से आ गया लाइट कलर। इसी के अंदर कंपोनेंट को लोड करना है, यानी कि जब हम होम पे क्लिक करें तो होम का पेज यहाँ पर दिखे, अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट का पेज यहाँ पर दिखे, सर्विसेज पे क्लिक करें तो सर्विसेज का दिखे। इसी तरीके से टीम पे क्लिक करें तो टीम का दिखना चाहिए, इमेजेस पे क्लिक करें तो इमेजेस का दिखना चाहिए। आइए जरा यहाँ पर तो अभी app.js के अंदर आपको काम करना है, ठीक है, app.js के अंदर। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जैसे कंटेनर के अंदर मुझे कुछ लोड करना है, जैसे मैंने लिखा इस तरीके से H1 का यूज कर लिया, H1 को मैं क्लोज कर लेता हूँ, जस्ट फॉर कोड मैंने डिफाइन किया इस तरीके से, जस्ट फॉर कोड, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर दिखा। तो मैं चाहता हूँ अबाउट पे जब क्लिक करूँ तो अबाउट का कंटेंट यहाँ पर पूरा लोड हो, सर्विसेज पे क्लिक करूँ तो सर्विसेज का पूरा कंटेंट लोड हो, टीम पे क्लिक करूँ तो टीम का कंटेंट लोड हो। इसी तरीके से जिस भी मेन्यू पे मैं क्लिक कर दूं उसका कंटेंट यहाँ पर लोड होना चाहिए। तो देखिए ये जो कंटेंट लोड हुआ है यहाँ पर, ये थोड़ा सा जो है इसके अंदर पैडिंग देंगे ताकि ये फ्री रहे। तो आ जाइए जरा app.css के अंदर, ये रहा आपका app.css, इसके अंदर थोड़ा यहाँ पर पैडिंग दे दीजिए इस तरीके से। तो मैंने 13 पिक्सल या 20 पिक्सल का आप पैडिंग दे दीजिए जरा। तो मैंने 20 पिक्सल इससे पैडिंग डिफाइन कर दिया, तो आपका जो कंटेंट वो थोड़ा फ्री दिखेगा, ठीक है। तो डायनेमिकली हमें लोड करना है, होम पे क्लिक करने के बाद होम का पेज, अबाउट पे क्लिक करने के बाद अबाउट, और सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद सर्विस। इसका मतलब हो गया कि आपको राउटिंग करना है इसके लिए। और लोड कहाँ करना है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो लोड आपको app.js के अंदर करना है, कि जो क्योंकि यहीं पर लोड करना है जहाँ पर जस्ट फॉर कोड लिखा हुआ है। तो ये जो जस्ट फॉर कोड लिखा हुआ है कहाँ लिखा हुआ है, app.js के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें राउटिंग का काम इसी फाइल के अंदर करना होगा और यहीं पर सारा कंटेंट लोड करना है, ये जो कंटेनर है इसके अंदर। तो राउटिंग बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रिएक्ट के अंदर राउटिंग से रिलेटेड कोई फैसिलिटी नहीं होती, उसके लिए आपको npm इंस्टॉल करना होगा, यानी कि कोई ना कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करना होगा। रिएक्ट आपको प्रोवाइड करता है मॉड्यूल, रिएक्ट राउटर डॉम के नाम से, तो उसको आप इंस्टॉल करेंगे। तो आज ये जरा कमांड में, कमांड को आप रोक देंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और वाई प्रेस करेंगे 6, तो आपका जो कमांड है वो रुक जाएगा। CLS डिफाइन कर देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है, देखिए आपको रिएक्ट के अंदर वो नहीं होता, इसलिए हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जो रिएक्ट के अंदर नहीं होगा उसको हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे हम इस से npm, इस से लिखिए जरा npm इंस्टॉल रिएक्ट हाइफन राउटर हाइफन डॉम, रिएक्ट हाइफन राउटर हाइफन डॉम, इसको आप यहाँ पर यानी कि जो है इंस्टॉल कर लेंगे। तो जिस तरीके से मैंने लिखा वैसे स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। npm i रिएक्ट हाइफन राउटर हाइफन डॉम, इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो पेशेंस रखेंगे, ये 2-5 सेकंड लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंस्टॉलिंग का प्रोसेस चालू है, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से इसको npm के थ्रू स्टार्ट कर देंगे, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा था उसको दोबारा रन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है ना, बस यहाँ पर लिख दीजिए जरा npm स्टार्ट इस तरीके से, तो आपका दोबारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा फिर से ब्राउजर में, ठीक है। अब ये इंपोर्ट हो यानी कि आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, तो इंस्टॉल हो गया तो इसका डिक्लेरेशन भी हो गया होगा पैकेज.json के अंदर, यानी कि जो पैकेज.json फाइल होता है आपके पास, इसके अंदर जाएंगे तो देखिए रिएक्ट राउटर डॉम का यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर तो कौन सा वर्जन है ये सब यहाँ पर डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसी को देखकर यानी कि जो नोड मॉड्यूल फोल्डर है उसी के अंदर चीजों को इंस्टॉल की जाती है। नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर जो चीजें इंस्टॉल की जाती है वो यही पैकेज.json को ही देखकर इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। तो जब भी फ्यूचर में आपको नोड मॉड्यूल फोल्डर ना मिले किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको इंस्टॉल करना होता है उस फाइल को। अभी यहाँ पर ये रन हो गया, ये देखिए रन हो गया। इस तरीके से जो पहले से खुला उसको मैं कट कर देता हूँ। राउटिंग से रिलेटेड काम करने के लिए ये जो रिएक्ट राउटर डॉम आपने इंस्टॉल किया, सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना होगा, और इंपोर्ट करते ही इसके अंदर से आपको कुछ कंपोनेंट, मैं फाइल बोल दिया सॉरी, कंपोनेंट आपको इंपोर्ट करने हैं। तो यहाँ पर आइए जरा ऐप के ऊपर इस तरीके से डिफाइन करेंगे इंपोर्ट इस तरीके से डिफाइन करेंगे। उसके बाद करली ब्रैकेट, इंपोर्ट करली ब्रैकेट डिफाइन करेंगे, और फ्रॉम की वर्ड करिए, और यहाँ पर डिफाइन करिए जरा रिएक्ट हाइफन राउटर हाइफन डॉम, यानी कि रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से आपको इंस्टॉल करना है। तो रिएक्ट राउटर डॉम इसके अंदर से आपको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करली ब्रैकेट फ्रॉम रिएक्ट हाइफन राउटर हाइफन डॉम, इसके अंदर से हमने इंपोर्ट किया, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या इंपोर्ट करना है, वो करली ब्रैकेट का इंपोर्ट करना है। तो एंटर कर लीजिए जरा। सबसे पहले आपको ब्राउजर राउटर इसको इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पर लिखिए जरा ब्राउजर राउटर, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा देंगे। दूसरा आपको राउट्स के नाम से इंपोर्ट करना है इस तरीके से, तो राउट्स को यहाँ पर डिफाइन किया। तीसरा आपको राउट को इंपोर्ट करना है। तो 3 चीजों को आपको इंपोर्ट करना है अभी, ब्राउजर राउटर, राउट्स और राउट। तो राउटिंग के लिए इन तीनों का होना कंपलसरी है, ठीक है, इसमें से कुछ भी कमी नहीं रखेंगे। ब्राउजर राउटर, राउट्स और राउट, इन तीनों को आपको इंपोर्ट करना है। अब राउटिंग का कोड कहाँ करना है, उनका बस वहां पर जाना है और इन तीनों का कंपोनेंट आपको यूज करना है, ठीक है।
एज ए कंपोनेंट इनको यूज करना है। तो जब हमने इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा, तो पहला फायदा तो ये है कि हमें मल्टीपल चीजों को इंपोर्ट करना था रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से, यानी कि जो रिएक्ट राउटर डॉम आपका मॉड्यूल है, लाइब्रेरी है, उसके अंदर से आपको मल्टीपल चीजों को इंपोर्ट करना था, इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको रखा। ठीक है, एक और चीज, ये जो आपने ब्राउजर राउटर रखा, हो सकता है जो रिएक्ट राउटर डॉम फाइल है इसके अंदर इसी के नाम से कोई क्लास हो, है ना, हो सकता है इसी के नाम से कोई क्लास हो, यानी कि आपने डी स्ट्रक्चरिंग किया, इसको डी स्ट्रक्चरिंग करना भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल चीजों को इंपोर्ट करना था, तो हमने इस तरीके से लिखा, यानी कि डी स्ट्रक्चरिंग कर दिया, और इसी के नाम से हो सकता है कोई क्लास हो इसके अंदर, या इसके नाम से कोई क्लास हो, तो उसी क्लास को डायरेक्ट, यानी कि उस क्लास का जो कोड होगा डायरेक्ट कॉपी होकर यहाँ पर आ जाएगा। अब राउटिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पर काम करना है, तो सबसे पहले यानी कि जो ब्राउजर राउटर है उसको क्लोज करेंगे, यानी कि जो ब्राउजर राउटर है आपका उसका कंपोनेंट यूज करेंगे इस तरीके से, तो इसको यहाँ पर क्लोज भी कर देंगे, यानी कि इससे यूज करेंगे, उसके बाद आपको इसको क्लोज भी करना है, इस तरीके से क्लोज कर देंगे। अब इसके अंदर दूसरा जो कंपोनेंट है आपका राउट्स वाला, उसका यूज करना है, तो राउट्स को यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है, यानी कि जो राउट्स वाला कंपोनेंट है इसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, राउट्स को, ये हो जाएगा, इसको भी क्लोज कर देंगे। अब इसके अंदर आपको राउट वाला कंपोनेंट, यानी कि ये जो कंपोनेंट है इसका यूज करना है, तो बस यहाँ पर डिफाइन कर दिया जरा राउट, इसी के अंदर डिक्लेरेशन होता है सारी चीजों की, क्या लिखने पे क्या खुलेगा। यानी कि अब यहाँ पर हमें इसको जो है इस तरीके से मैंने क्लोज क्यों नहीं किया, हम चाहते तो इस तरीके से भी क्लोज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हमें इसके बीच में कुछ नहीं लिखना है, यानी कि इसके बीच में कुछ डिजाइन वगैरह का काम नहीं करना है, इसके अंदर ही जो काम होगा वो होगा, इसलिए हमने शॉर्ट हैंड टेक्निक का यूज किया क्लोज करने के लिए, तो मैंने इस तरीके से इसको क्लोज कर दिया। तो जो आपने राउट बनाया, यानी कि जो राउट वाला कंपोनेंट है, इसी के अंदर आप चीजों को डिक्लेयर करेंगे कि क्या पाथ लिखने पे क्या टाइप होगा। जैसे अगर आप चाहते हो कि यूआरएल में इमेजेस लिखा जाए इस तरीके से, तो इमेजेस वाला फाइल एक्सेस हो। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर यूआरएल में कुछ और लिखा जाए, जैसे मीटिंग लिखा जाए तो मीटिंग आए, इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि सर्विसेज लिखा जाए तो सर्विसेज आए, तो आपको करना क्या है, इसके अंदर पाथ नाम से एट्रीब्यूट सेट करना है। तो पाथ नाम से देखिए, यहाँ पर जो एट्रीब्यूट होता है उसको प्रॉपर्टी बोला जाता है रिएक्ट के अंदर, तो पाथ के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे, उसका वैल्यू जो भी पाथ आपको बनाना वो डिफाइन करिए। तो मैं चाहता हूं जब हमारा लोकल होस्ट 3000 इम्पो, यानी कि जब शुरुआत में हमारा प्रोजेक्ट खुले फर्स्ट टाइम, तो होम पेज का कंटेंट यहाँ पर लोड हो, तो बस आपको यहाँ पर फॉरवर्ड स्लेश का सिंबल देना है, इसके लिए कोई भी राउट डिक्लेयर नहीं करना है, फॉरवर्ड स्लेश का सिंबल देंगे, इसका मतलब हो गया होम पेज जब आपका ओपन होगा तब क्या होना चाहिए। अब क्या 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 कंटेंट दिखेगा, वो एलिमेंट के नाम से प्रॉपर्टी होता है उसमें डिफाइन करेंगे, एलिमेंट के नाम से प्रॉपर्टी होता है, इसका यूज करेंगे। और यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट का सिंबल देना है इस तरीके से, और इसके अंदर जो है मैं फिलहाल इस तरीके से H1 से लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने H1 से लिखा, बाद में हम यहाँ पर बड़े बड़े कंपोनेंट को इंपोर्ट करके यूज करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर लिख दिया जरा वेलकम टू होम पेज, तो मैंने डिफाइन कर दिया वेलकम टू होम पेज, इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, वेलकम टू होम पेज, टू यहाँ पर छूट गया तो टू भी लिख देते हैं जरा इस तरीके से। तो वेलकम टू होम पेज मैंने लिखा, देखिए पेज रेंडर होती है, आपको यहाँ पर वेलकम टू होम पेज दिख जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब आप चाहते हो कि अबाउट पे जब मैं क्लिक करूँ तो अबाउट का कंटेंट यहाँ पर लोड हो, तो इसको फिर से राउट को डिक्लेयर करना होगा, यानी कि जो राउट है इसको फिर से डिक्लेयर करेंगे, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, फिर से इस तरीके से लिखेंगे राउट, यानी कि जो राउट का कंपोनेंट उसको फिर से यहाँ पर यूज करेंगे, और पाथ का वैल्यू डिफाइन करेंगे, तो पाथ का वैल्यू जो भी डिफाइन करना आप डिफाइन कर सकते हैं। मैंने अबाउट रखा तो स्लेश अबाउट इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एलिमेंट का यूज करना है इस तरीके से, और यहाँ पर जो H1 है उसी को मैं फिर से डिफाइन करता हूँ यहाँ पर इस तरीके से H1 को, और यहाँ पर मैं लिख दिया वेलकम टू अबाउट, वेलकम टू अबाउट इस तरीके से मैंने लिखा। ठीक है, तो अभी ये खुलेगा क्या, अभी ये इस पे क्लिक करने के बाद खुलेगा नहीं, अभी ये नहीं खुलेगा, अभी होम पेज का कंटेंट क्यों लोड हुआ, क्योंकि यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 का रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन इसके बगल में अगर आपने अबाउट इस तरीके से लिखा तो अबाउट का जो कंटेंट है वो यहाँ पर खुल जाएगा, ये देखिए ना वेलकम टू अबाउट खुल गया। ठीक है, अभी हम क्लिक करने पे भी खोलेंगे इस चीज को, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल सभी के लिए राउटिंग का कोड कर दीजिए, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मैंने इस तरह से कॉपी किया। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा सर्विसेज है, तो यहाँ पर मैं सर्विसेज के नाम से ही राउट डिक्लेयर कर देता हूँ, सर्विसेज इसके नाम से मैंने राउट डिक्लेयर किया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं वेलकम टू सर्विसेज लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, उसके बाद एक और बार मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आपको लिखना है, एक एक चीज कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मेरी बात मानिए सभी लोग। ठीक है, टीम्स यहाँ पर डिफाइन करेंगे, तो मैंने टीम्स इसे डिफाइन किया, और यहाँ पर मैं टीम्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो टीम्स मैंने इसे डिफाइन कर दिया। अच्छा, जो यहाँ पर लिखेंगे उसको स्मॉल लेटर में लिखा करें तो ज्यादा बेटर होता है। मैंने टीम्स, उसके बाद क्या है, टीम्स के बाद आपका इमेजेस है, उसके बाद गैलरी है, तो मैंने इसको फिर से कॉपी पेस्ट कर लिया, और यहाँ पर इमेजेस के नाम से ही राउट डिक्लेयर कर देता हूँ, यानी कि जो पाथ का वैल्यू मैं इमेजेस डिक्लेयर करता हूँ, और यहाँ पर मैं इमेजेस कर दिया ठीक है। ठीक है, एक और है आपका गैलरी के नाम से, तो मैं इसके नाम से यानी कि गैलरी के नाम से यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ राउट, और यहाँ पर मैं गैलरी को एक्सेस कर लूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा गैलरी। तो सभी के लिए आपने राउट डिक्लेयर कर दिया, यानी कि पाथ डिक्लेयर कर दिया, और राउट यानी कि सभी के लिए आपने राउटिंग का कोड कर दिया है। अब एक एक करके अगर आप चाहें तो यहाँ पर जैसे हमने अबाउट लिखा था, अभी सर्विसेज ही लिखे इस तरीके से, तो सर्विसेज का जो कंटेंट है वो लोड होगा। देखिए वेलकम टू सर्विसेज, जब यहाँ पर सर्विसेज हमने लिखा, इसी तरीके से अगर आपने टीम लिखा इस तरीके से, यानी कि टीम या टीम्स क्या लिखा हमने, देखिए टीम्स लिखा था तो टीम का ओपन हो गया,
इमेजेस का ओपन करना है तो इमेजेस डिफाइन करिए इस तरीके से, तो इमेजेस वाला ओपन होगा। इसी तरीके से गैलरी अगर आपने डिफाइन किया इस तरीके से, तो गैलरी वाला जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए गैलरी लिखा मैंने, तो वेलकम टू गैलरी यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक करूँ तब ये ओपन हो, यानी कि इन सब पे क्लिक करने के बाद ओपन हो। तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। देखिए ये जो सारी चीजें आपको दिख रहा है, होम, अबाउट, सर्विसेज, टीम, इमेजेस, गैलरी, ये सब कहाँ होगा? ये सब नैप बार के अंदर है। तो जो नैप बार डॉट जेएस है उसको ओपन कर लीजिए जरा। ये रहा आपका नैप बार डॉट जेएस, कंपोनेंट के अंदर होगा। ये कंपोनेंट के अंदर से नैप बार फोल्डर, और नैप बार फोल्डर के अंदर से नैप बार डॉट जेएस, इसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे। और देखिए ये रहा आपका डिजाइन का कोड। इसी डिजाइन को मैक्सिमाइज करिए जरा। अभी ये मिनिमाइज था इस तरीके से, इसको मैंने मैक्सिमाइज किया। और यहाँ पर एचआरईएफ की वैल्यू में आपको डिफाइन करना है। तो होम, यानी कि फॉरवर्ड स्लेश का सिंबल देने से होम खुलेगा। चलिए ठीक है ये। उसके बाद अबाउट के लिए आपको फॉरवर्ड स्लेश अबाउट लिखना है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद जो सर्विसेज है उसके लिए फॉरवर्ड स्लेश सर्विसेज लिखना है इस तरीके से, तो मैंने सर्विसेज लिख दिया। उसके बाद टीम, तो टीम्स लिखना है, फॉरवर्ड स्लेश टीम्स इस तरीके डिफाइन करेंगे। इमेजेस, तो फॉरवर्ड स्लेश इमेजेस इस तरीके डिफाइन कर देंगे। उसके बाद गैलरी, तो फॉरवर्ड स्लेश गैलरी इस तरीके लिख दीजिए जरा। ठीक है, अब ये क्लिक करने पे भी खुलेगा क्योंकि आपने एंकर टैग का एचआरएफ में डिफाइन कर दिया इस तरीके से। आइए जरा टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज की। मैंने रिलोड कर लिया। अबाउट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए अबाउट खुल गया। सर्विसेज पे क्लिक करूंगा, सर्विसेज खुल जाएगा। टीम्स पे क्लिक करूंगा तो टीम्स खुल जाएगा। इमेजेस पे क्लिक करूंगा, ये देखिए तो इमेजेस खुल गया। गैलरी पे क्लिक करेंगे तो गैलरी खुल जाएगा। यानी कि जब 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 आप क्लिक करेंगे, बड़ी सावधानी से काम करना है आपको। तो सभी के लिए आपने राउटिंग डिफाइन कर दिया इस तरीके से। तो अलग अलग कंटेंट यहाँ पर लोड हो रहा है। अब इतना बड़ा, आप जितना बड़ा कोड चाहे मर्जी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि आप यहाँ पर बड़े से बड़े कोड को यहाँ पर लिख सकते हैं और अपने डिजाइन को प्रेजेंट कर सकते हैं सभी के लिए। जैसे अबाउट के लिए कोई पेज बना लीजिए। पेज का मतलब यहाँ पर कंपोनेंट बनाना है आपको, ठीक है। तो अबाउट के लिए कोई कंपोनेंट बनाना है इस तरीके से, सर्विसेज के लिए कोई कंपोनेंट बनाना है, टीम्स के लिए कोई कंपोनेंट बनाना है, इमेजेस के लिए कोई कंपोनेंट बनाना है, तो कंपोनेंट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ पर लोगो भी लगाना है इसके बगल में। तो लोगो लगाने के लिए देखिए आपके पास ये जो पब्लिक वाला फोल्डर है, पब्लिक वाला फोल्डर, इसके अंदर लोगो पड़ा हुआ है 192.png, इसी का यूज करेंगे। तो ये जो होम है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, इसके जस्ट ऊपर कंट्रोल भी करता हूँ। ठीक है, ये वाला मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ से एंकर टैग हटा देता हूँ मैं। इमेजेस टैग का यूज करेंगे तो आईएमजी टैग का इस तरह से यूज करेंगे इसको। अच्छा, जो आईएमजी टैग आपका एमपीडी टैग होता है, इसलिए इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे, है ना। यानी कि इसका क्लोजिंग कोई टैग नहीं होता, जो जिसका भी क्लोजिंग टैग नहीं होता उसको इस तरह से आपको क्लोज कर देना है XHTML के रूप में। ठीक है, उसके बाद आपको एसआरसी का यूज करना है इस तरीके से। और जो आपका लोगो है तो डायरेक्ट वो एक्सेसिबल है क्योंकि वो पब्लिक फोल्डर के अंदर है। तो लोगो 192.png यहाँ पर डिफाइन कर देंगे इस तरीके से, लोगो 192.png, ये वाला लोगो मैंने यूज किया। देखिए यहाँ पर दिख जाएगा, तो बहुत बड़ा दिखा, इसको हमें थोड़ा और छोटा करना है। तो बस इसमें विड्थ डिफाइन कर दिया जरा, तो मैंने विड्थ का यूज किया इस तरीके से और यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ मैं 30 पिक्सल। तो ये छोटा हो जाएगा, ये देखिए छोटा हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो आप जितना मर्जी चाहे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो लोगो भी आ गया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर अच्छा ये जो लोगो है ये अभी कहाँ है? पब्लिक फोल्डर के अंदर। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से कट कर लें, यानी कि जो 192 लोगो है इसको कट करिए और यहाँ पर आप रख लीजिए अपने कंपोनेंट के अंदर, यानी कि जो नेप बार वाला कंपोनेंट इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो इसके अंदर मैंने पेस्ट किया। अब ये प्राइवेटली अगर आपको एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस होगा? ठीक है, फिर आपको इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अभी तो ये पब्लिक वाला एक्सेस हो जाएगा। अभी जो पब्लिक वाला यहाँ पर है, कट कर लिया मैंने ना पब्लिक के अंदर से वो, यानी कि जो पब्लिक वाला हाँ ठीक है, यहाँ से मैंने कट कर लिया। तो अब वहां पर नहीं दिखना चाहिए वो। यहाँ पर देखिए, रिलोड करेंगे एक बार तो ये देखिए नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेटली आपने रख दिया। तो प्राइवेट जो है उसको इंपोर्ट करेंगे, उसका इंपोर्ट करके आपको यूज करना है। तो बस आपको यहाँ पर डिफाइन करना है इस तरीके से, इंपोर्ट। तो मैंने यहाँ पर लोगो के नाम से ये कंपोनेंट इस तरीके से बना लिया लोगो, और यहाँ पर आपको इस तरीके से डिफाइन करना है कहाँ से ये इंपोर्ट होगा। तो जहां पर आपका जो है, देखिए जहां पर आपका देखिए इस तरीके से लिखेंगे इंपोर्ट लोगो फ्रॉम कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आपको डिफाइन करना है जहां पर आपका जो है नेबर डॉट जैसे वहीं पर है आपका 192.png, इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इस लोगो को आपको यहाँ पर यूज करना है सारसी के सामने। तो बस इसको हटा दीजिए यहाँ से और टेम्पलेट लिटरल का यूज करेंगे। जहां पर भी आपको वेरिएबल या कांस्टेंट का यूज करना होगा तो टेम्पलेट लिटरल के अंदर उसका डिक्लेरेशन करेंगे। बस यहाँ पर इस तरह से लोगो लिख दीजिए। ठीक है, यानी कि करली ब्रैकेट के अंदर एसआरसी इक्वल टू करली ब्रैकेट और उसके अंदर लोगो, ये वाला लोगो। तो अब यहाँ पर आपको लोगो दिख जाएगा। तो जो प्राइवेट होगा, यानी कि अगर आप चाहते हो कि इसका कोई भी यूआरएल नहीं होता है, यानी कि इसका कोई भी यूआरएल नहीं होता, ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो इसका पूरा ट्रांसलेटर यानी कि ट्रांसलेट होता है। ट्रांसलेट बाइनरी दिखेगा आपको, ये देखिए डेटा इमेज पीएनजी बेस 64, ये पूरा इसका बाइनरी डेटा आपको दिखता है। इसका कोई भी यूआरएल नहीं होता। लेकिन इससे पहले जो हमने यूज किया था, अगर वो हम डिफाइन करें, जैसे देखिए इसके अंदर एक और लोगो है आपका, वो इसके अंदर यानी कि जो पब्लिक वाला फोल्डर उसके अंदर लोगो 512.png। तो यहाँ पर अगर आपने लोगो 512.png लिखा इस तरीके से, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, लोगो 5.png इस सेक्शन में डिफाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा इसकी जब टेस्टिंग करेंगे तो ये भी यहाँ पर दिखेगा।
अच्छा, यहाँ पर आप जब ओपन इमेज इन न्यू टाइप करेंगे तो देखिए इसका जो है एक लोकेशन होगा यहाँ पर, है ना? ये देखिए एक लोकेशन होगा इसका, ठीक है? लेकिन जो आपने प्राइवेट इमेज रखा, उसका जो है कोई लोकेशन नहीं होता है, उसको पूरा वो बाइनरी डेटा होता है उसका। तो मैंने कंट्रोल जेड किया, लोगो का ही मुझे यूज़ करना है। तो देखिए जो ये लोगो होगा, इसका इस से यूआरएल आया था, लेकिन इस लोगो का यानी कि जो अभी आपने यूज़ किया, इस लोगो का यूआरएल कैसे आएगा? ओपन इमेज इन न्यू टाइप करिए, इसका पूरा ट्रांसलेटेड डेटा आएगा इस तरह से यूआरएल में। ये देखिए ना, तो इसका कोई भी यूआरएल नहीं होता है, इसका पूरा बाइनरी डेटा यूज किया जाता है जब आप जो है इंपोर्ट करके यूज करते हैं। तो ये कभी कभी करना पड़ता है, तो मैं बताऊंगा आपको कहाँ पर प्राइवेट रखना है, कहाँ पर आपको पब्लिक रहना है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। कुछ इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। और इस पे बड़ी सावधानी से काम करेंगे, सब कुछ समझ के चलना है, क्योंकि आगे इन्हीं चीजों से रिलेटेड आपको बड़े बड़े काम को, बड़े बड़े टास्क को परफॉर्म करना है। कुछ इशू है तो पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।